Hello dear students, welcome in ASC Starter। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में एसएसटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ और इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन मैं आपको भूगोल के बता रहा हूँ। ठीक है, आपको जो तीनों बुक्स में जो भी आपके लेसन आ रहे हैं ना, वो आपको बहुत डीपली पढ़ने हैं। ठीक है, चैप्टर के अंदर से, और बुक की क्वेश्चन आंसर भी याद करने हैं। मैंने सैम्पल पेपर की वीडियो बना दी थी, आप वो दोनों देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी, दोनों अलग अलग वीडियो बना रखी है। अच्छा, एक बात और कहूँगा कि मैंने जब वो वीडियो डाली थी हिंदी मीडियम की, तो उसमें कुछ एमसीक्यू शुरू के छूट गए थे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार और वीडियो डाल के प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से मिल जाए। चलो अब स्टार्ट कर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला, ग्रीन हाउस गैस से आप क्या समझते हैं? देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना वायुमंडल में, वो फैलकर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मतलब हवा ना, जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसको पृथ्वी के अंदर ही रोक लेती है। पता है बच्चों, अगर ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी ना, तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, और हम यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। इसलिए ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से हम पृथ्वी पर रह सकते हैं, और इसी गैस का हमारे पास मतलब बहुत फायदा है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है, नाइट्रोजन गैस का क्या फायदा है? देखो, आप बताएंगे नाइट्रोजन गैस हमारे वातावरण में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि 78% पाई जाती है। हम जब सांस लेते हैं ना, तो नाइट्रोजन हमारे शरीर के अंदर जाती है, और फिर जब हम छोड़ते हैं तो बाहर निकल जाती है। ठीक है, और नाइट्रोजन का जो है पौधों में बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, लेकिन पौधे जो है नाइट्रोजन को प्रत्यक्ष या डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो नाइट्रोजन जो है ना, कुछ फलीदार पौधे होते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया कुछ पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, और पौधे फिर उसका प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन का। तो उसका प्रोटीन, वसा, अलग अलग चीज़ों में मतलब जो पौधे हैं ना, उनको निर्माण करने में मदद मिलती है, उनको पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप 2-3 बार सुनेंगे तो आप बना बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी लिखा तो हुआ ही है, आप लिखा हुआ पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, थर्ड है कि मानवीय पर्यावरण के 3 उदाहरण दीजिए। देखो, वो पर्यावरण जो मनुष्य ने बनाया ना, उसे मानवीय पर्यावरण कहते हैं। जैसे हम पशु को पालते हैं, फैक्ट्रियाँ खोलते हैं, ठीक है, जो आपके आसपास पार्क हैं, ठीक है, स्कूल है, अस्पताल है, ये सब क्या है? मानवीय पर्यावरण है। ठीक है, और मतलब मानवीय पर्यावरण ऐसा होता है जो मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार जिसमें परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, अब आ जाओ मानव निर्मित पर्यावरण के 3 उदाहरण। ठीक है, देखो ये जो है ना मानवीय पर्यावरण के, आप ये दे सकते हैं। अब वही आगे ही बताया गया। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन मत डालना, एक ही बात है। तो देखो, सड़क और पुल है, पार्क और उद्योग है, इमारत और स्मारक है। ठीक है, ठीक है, अब मैंने ये हिस्ट्री का, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय की भू राजस्व प्रणाली का वर्णन कीजिए। देखो, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का एक ऐसा सुल्तान था जिसने एक बहुत ही बेहतरीन भू राजस्व प्रणाली बनाई थी। ठीक है, मतलब इसने टैक्स लेने का एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में ना भू राजस्व जो वसूली जो की जाती ना, वसूली, वो सारी इसने अपने हाथ में रख ली थी। मतलब जिन पहले क्या होता था, कुछ लोगों को जिम्मेवारी दी जाती थी, फिर वो वापस देंगे या नहीं देंगे टैक्स इकट्ठा करके, पता नहीं था। तो इसने जिन लोगों को दिया भी ना, उन पर पूरा कंट्रोल रखा। ठीक है, स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीने, जो वहां के उस इलाके के सामंत थे ना, उनको हटा दिया। ठीक है, कर चुकाने, और पता है उन्होंने क्या बोला कि अरे सामंतो, तुम्हें भी टैक्स भरना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने ना जमीन जितनी भी थी ना उसके इलाके तक की, उसने उसकी सबकी पैमाइश करवा दी, मतलब माप लिया, ताकि टैक्स सही से ले सके। और पता है, पुराने जो सामान थे ना, जिनको एक बार बुरी हालत की वजह से हटा दिया गया था, तो उनको बोला कि भाई तुम टैक्स इकट्ठा करो।
मतलब इनको नौकरी पर रख लिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के टैक्स लगाए थे, अलग से ही पूछ लेगा, जैसे कृषि कर, मवेशी कर या घरों पर कर। ठीक है, याद रखना 3 प्रकार के कर थे। और पता है किसानों पे लगने वाला जो टैक्स था ना, उसे खराज कहते थे, खराज। मतलब किसानों को अपनी उपज का 50% टैक्स के रूप में देना पड़ता था। मतलब अगर आपने 100 क्विंटल उगाया तो 50 क्विंटल आप टैक्स के रूप में दे दोगे, इतना बुरा हाल था। पारितंत्र से आप क्या समझते हैं, या पारितंत्र क्या है? मतलब पारितंत्र बोलोगे जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य, ठीक है, आसपास के पर्यावरण पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं, उसे बोलते हैं पारितंत्र। ठीक है, समझ में आएगा? मतलब पारितंत्र में आपको ये याद रखना है कि जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, जो मनुष्य है ना, आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और निर्भर होते तो एक ऐसा वातावरण बनाते जिससे कि वो जीवन को जी सके। जैसे पार्क है, झील है, नदी है, महासागर, ये सब क्या है? पारितंत्र है। फिर नेक्स्ट है स्थल मंडल किसे कहते हैं? देखो, पृथ्वी का वो इलाका जो ठोस होता है ना, ठोस, उसे स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, और इसमें खनिज भी पाए जाते हैं, मिट्टी की परत, पहाड़, पर्वत, मैदान। जिस जमीन पर हम रह रहे हैं ना बच्चों, वो क्या है? वो स्थलमंडल ही तो है। अब कह रहे हैं इसका फायदा क्या है? आप अपनी लैंग्वेज में बना देना कि जो स्थलमंडल होते हैं उसका प्रयोग वनों को लगाने में, खेती बाड़ी करने में, मकान बनाने में, ठीक है, सड़कें बनाने में, रेल पटरियां, मतलब बहुत सारे साधनों में प्रयोग होता है। कोशिश करना कि पॉइंट्स में बता देना 3। फिर अब प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? बोलो कि वह पर्यावरण जो हमें प्रकृति ने प्रदान किया, जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, ये इंसान ने तो नहीं बनाए ना, तो ये प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। तो इन सबको जोड़ दोगे तो प्राकृतिक पर्यावरण बन जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लो। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए, इन सबका जो योग है ना, वो प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। बच्चों, आपको पता है भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं? धरती का जो गर्म होना होता है ना, वही होता है भूमंडलीय तापन। मतलब देखो, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। पता है बच्चों ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? अगर धरती गर्म होती चली जाएगी ना, तो इससे क्या होगा, पेड़ पौधे जो है उनकी हालत खराब हो जाएगी, बर्फ जो है पिघलने लग जाएगी। तो भूमंडलीय तापन का मतलब समझेगा धरती का गर्म होना, ठीक है, बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना। देखो, अगर समुद्र का लेवल बढ़ता चला गया ना, तो बहुत से देश पानी में डूब जाएंगे। सुन रहे हैं? तो ये बताया गया। और बहुत सी वनस्पति खत्म हो जाएगी, जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और ये ग्लोबल वार्मिंग पता है कैसे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने से। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती चली जाएगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ेगी? जैसे हम बहुत सारी धुआं करते हैं ना, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियों में, हर जगह पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, तो इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस से बड़ा कारण होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और ग्रीन हाउस गैस का नाम पूछेगा तो आप बता देना कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड का फायदा क्या? अभी आप कहोगे सर आप तो कार्बन डाइऑक्साइड का नुकसान बता रहे हो। देखो, हर चीज़ ना लिमिट में सही रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फायदा ये है कि ये जो पौधे होते हैं ना, उनके भोजन बनाने में काम आते हैं। अगर पौधे भोजन नहीं बनाएंगे तो हमें कैसे भोजन मिलेगा? ठीक है, फिर समताप मंडल से आप क्या समझते हैं? देखो, ये जितने भी मंडल हैं ये अच्छे से कर लो, क्योंकि इनमें से कोई भी एक जरूर आएगा, 100% आएगा। तो आप बोलोगे जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है ना, सौरमंडल के ऊपर का भाग, उसी को समताप मंडल कहते हैं। जैसे सौरमंडल है ये, तो धरती का जो सबसे पास है क्या है? वो सौरमंडल। उससे ऊपर जो है ना समताप मंडल है। ठीक है, और इसी में हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं, और इसी में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। पता ओजोन परत की गैस का क्या फायदा है? ये जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस आती है ना, यूवी रेस, उससे बचाती है। अगर वायुमंडल में किस चीज की संरचना है?
देखो वायुमंडल में 5 परतें होती हैं, ठीक है। सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। तो अच्छे से कर लो। फिर सुलह कुल की नीति क्या है? देखो अकबर ने ना अपने देश में, मतलब जहां तक उसका इलाका था, तो उसमें शांति बनाए रखने के लिए ना, और सभी धर्मों को समान मानने के लिए या सम्मान देने के लिए उसने एक नीति बनाई। उसे सुलह कुल की नीति कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा ना सुलह कुल की नीति क्या है, तो आप बता देना कि अकबर द्वारा एक नीति बनाई गई थी ताकि सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जा सके, ठीक है। और पूरा जहां तक शासन था उसका, वह शांति बनी रहे। क्या बनी रहे? शांति, बंधुत्व बना रहे। जैसे लोग एक दूसरे को देखकर बर्दाश्त नहीं करते ना, वो चीज खत्म होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दिया, ठीक है। और इस हमले से बचने के लिए दिल्ली सल्तनत के शासकों को एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी, जिससे युद्ध की स्थिति में निपटा जा सके। तो पूछा गया था कि जब मंगोल अटैक करते थे तो इस सुल्तान पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये अपनी सेना रखना इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, जबकि मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। देखो अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ना, वो अपनी प्रतिरक्षा पर बल दे रहा था, जबकि मोहम्मद तुगलक जो था वो सैनिक आक्रमण की योजना बना रहा था कि वो इन पर अटैक करेंगे, चंगेज खानों पर। फिर नेक्स्ट है कि निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। ये पॉलिटिकल का आपको क्वेश्चन। देखो जिस इलाके में लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं ना, अब पता है प्रतिनिधि किसे कहते हैं? जो चुनाव में खड़ा होता है। जैसे मान लो ये 3 जने खड़े हुए हैं और ये आपको पब्लिक दिखाई दे रही है, ये पब्लिक है। तो इस पूरे इलाके में जो प्रतिनिधि खड़े हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए, जैसे ये लोग खड़े हुए हैं, ये तो ये लोग जिसको वोट देंगे, ठीक है, तो उनमें से कोई एक जीत जाएगा। तो जिस इलाके के लोग उस इलाके के किसी व्यक्ति को जिताने के लिए जो वोट दे रहे हैं ना, वो होता है निर्वाचन क्षेत्र। तो डियर आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और संस्कृत की और भी सब्जेक्ट की जो भी वीडियो है जो टर्म फर्स्ट से रिलेटेड है, मैंने बना दी है, आप उसे जरूर देखिएगा। थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर डियर स्टूडेंट।